आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड, आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए पौड़ी की खबर जानिए सबसे पहले, जहां पर रिड़कीखाल इलाके में बाघ और गुलदार के आतंक को देखते हुए 3 दिन स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर रिड़कीखाल के पीपलसारी, कंडिया, गुठरेता और डाबरी गांव के सभी स्कूल अगले 3 दिन बंद रहेंगे। डीएम ने स्कूल बंद करने का आदेश जारी किया है। रिड़कीखाल इलाके में बाघ और गुलदार दोनों का ही आतंक बढ़ता जा रहा है। दिन में ही जंगली जानवरों के हमले हो रहे हैं और इसी वजह से स्कूल बंद करने का फैसला लिया गया है। तो देखिए, पहले जहां पर गुलदार की चहलकदमी रात को लोगों के घरों के सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ करती थी, तो वहीं अब दिन के समय पर भी गुलदार की चहलकदमी देखी जा रही है, जिसकी वजह से ये बड़ा कदम उठाया गया है। अनुपम भारद्वाज और जानकारी देंगे। अनुपम भारद्वाज, इस कदम को उठाने के पीछे की बड़ी वजह यही है कि पहले गुलदार रात को लोगों के घरों में सीसीटीवी कैमरे जो लगे होते थे उनमें नजर आता था, लेकिन अब दिन में भी गुलदार की चहलकदमी बढ़ गई है। इसी वजह से कदम उठाया गया है। 3 दिन स्कूल बंद करे गए हैं इलाके में। देखिए कंचन, जो पूरा रिड़कीखाल इलाका है वो गुलदार और बाघ प्रभावित इलाका बन चुका है। पिछले साल भी हमने देखा कि लगभग 1.5 महीने तक जो पूरे इलाके में टाइगर का आतंक बना रहा था। इसकी वजह से स्कूल्स बंद कर दिए गए थे, कॉलेज बंद कर दिए गए थे और तमाम तरीके की जो पुलिस है, प्रशासन है, वो वहीं पे निगरानी करता रहा और एक एक करके जो टाइगर से आदमखोर बन चुके थे उनको दूसरी जगह रेस्क्यू किया गया उनका। लेकिन अब इस बार भी दोबारा से उसी तरीके के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं और एक केवल गुलदार ही नहीं बल्कि बाघ भी लगातार देखा जा रहा है आसपास के गांव के इलाके में। तो इसी वजह से अभी जो 13 गांव हैं उनमें इस तरीके से जितने भी स्कूल हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, राजकीय इंटर कॉलेज हैं, उनको बंद करने के आदेश दिए गए हैं। 3 दिनों तक वो बंद रहेंगे और वन विभाग की टीमें हैं उनको भी वहां पे तैनात कर दिया गया है, ताकि जिस तरीके से भी जो भी मूवमेंट है बाघ का या गुलदार का वो पकड़ा जा सके और अगर रेस्क्यू करने की उनको जरूरत हो तो रेस्क्यू भी किया जाए। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए अनुपम भारद्वाज। उत्तराखंड में सुबह तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। ये बड़ी जानकारी आप ले लीजिए, जहां पिथौरागढ़ और बागेश्वर में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता देते हैं कि पिथौरागढ़ में सुबह 3:59 पर लगभग पूरे 4 बजे आप कह सकते हैं कि ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं और इसके ठीक 1 मिनट बाद बागेश्वर में ठीक 4 बजे भूकंप का झटका महसूस किया गया है। और देखिए, यहाँ दोनों ही जगहों पर जो भूकंप की तीव्रता आंकी गई है वो 4.8 आंकी गई है। भूकंप का केंद्र नेपाल था। नुकसान दोनों ही जगह नहीं हुआ है, लेकिन पहाड़ पर भूकंप का आना अपने आप में चिंता बढ़ा देने वाली बात है। बढ़ते आगे कोटद्वार की खबर जानिए, जहां पर अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम प्रशासन ने एक बार फिर से कार्रवाई की है और गोखले मार्ग पर अतिक्रमण पर फड़, ठेली और सब्जियों की दुकानें जो लगी हुई थी उन लोगों के खिलाफ नगर निगम का एक्शन देखा गया है। नगर निगम की टीम ने यहां पर अतिक्रमण करने वालों का सामान जब्त कर लिया है, कार्रवाई की है। साथ ही मौके पर कई अतिक्रमणकारियों के चालान भी किए हैं। गोखले मार्ग पर प्रशासन की टीम ने ये कार्रवाई की। आ रही थी कुछ समय से, लगातार इसमें अभियान चलते रहते हैं और समय समय पर इसमें कार्रवाई की जाती रहती है। तो आज भी कार्रवाई की गई है और जो हमारे बीच रास्ते में सड़क को बाधित कर रहे थे उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जो ठेलियां जो अवैध रूप से बिना लाइसेंस के वहाँ पर थी उन सब के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको सीज भी कर लिया गया और कई सारे इस प्रकार के जो अवैध रूप से रेडी वाले थे उनका सामान भी जब्त कर लिया गया है। क्या सरकार की नगर पालिका चुनाव के लिए एक बार फिर से आरक्षण जारी करने पड़ेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अब हाईकोर्ट ने किच्छा पालिका को आरक्षण में शामिल करने का आदेश दिया है। अब तक कुल 45 पालिकाओं में से 43 पालिकाओं का आरक्षण जारी किया था। आरक्षण आवंटन नियमावली 2024 के तहत कुल पदों के अनुपात में आरक्षण तय किया जाना है, जबकि किच्छा और नरेंद्र नगर को छोड़ दिया गया है। अब किच्छा को भी आरक्षण दिया जाना है। तो क्या इसका असर पूरे राज्य की पालिकाओं पर पड़ेगा? अगर सरकार सिर्फ किच्छा पालिका का आरक्षण ही जारी करेगी तो ये मामला कानूनी प्रक्रिया में फंस सकता है और नगर निकाय चुनाव में देरी भी हो सकती है। इतना अंडरटेकिंग दी है कि हम किच्छा का भी आरक्षण जारी करेंगे। तो जो नगर पालिका पदों और स्थानों का आरक्षण आवंटन नियमावली है 2024 की, उसके नियम 6 के मुताबिक जब भी प्रस्तावित आरक्षण जारी किया जाएगा
तो वो कुल पदों की यानी कि चेयरमैन के स्टेट में जितने भी पद हैं नगर पालिकाओं के, उन कुल पदों का समानुपात लेना पड़ेगा। और क्योंकि पूर्व में ओनली 43 पद ही जो है उनका समानुपात लिया गया था, अब 44वां पद है, उसको भी समानुपात में शामिल करना पड़ेगा। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में जहां जबरदस्त हलचल है, तो वहीं कांग्रेस खेमे में सुनसानी देखी जा सकती है। कांग्रेस का कहना है कि ये सुनामी से पहले की खामोशी है। रिपोर्ट देखिए। कुमाऊं के सबसे बड़े शहर हल्द्वानी में बीजेपी ने निकाय चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। पर्यवेक्षक प्रत्याशी चयन को लेकर माथापच्ची कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी खेमे कांग्रेस में सरगर्मी शांत दिखाई दे रही है, लिहाजा ये बीजेपी के लिए बेहतर संकेत है। लेकिन कांग्रेस इसे आने वाले तूफान से पहले की शांति करार दे रही है और अपनी तैयारी पुख्ता बता रही है। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस तरह की राजनीति आरक्षण करने में भारतीय जनता पार्टी ने की है, उसको उनका कार्यकर्ता, उनका नेता भी समझ गए हैं और सभी राजनीतिक दल समझ गए हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने का काम सब मिल करके करने जा रहे हैं और यहाँ हल्द्वानी में निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी पार नहीं पा पाएगी, तो किसी को भी टिकट दे दे। हालांकि बीजेपी अपनी तैयारियों को रूटीन चुनावी एक्सरसाइज करार दे रही है और जीत का दम भी भर रही है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं और लगातार हमारा जो प्रयास रहता है जनता के बीच में रहने का, लोगों के साथ काम करने का, तो हमारी चुनावी प्रक्रिया पहले से ही प्रारंभ थी और हम लगातार हर वर्ग के प्रत्याशियों से बातचीत कर रहे थे और हमारे पास हर वर्ग में दावेदारी हो, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे थे। हमारी बैठकें भी हुई। दरअसल बीजेपी ने अपनी एक्टिविटी से सियासी हलचल बढ़ाई है, लेकिन राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि कांग्रेस की शांति किसी बड़े सियासी तूफान की ओर इशारा कर रही है, क्योंकि कांग्रेस की निगाह बीजेपी की हर हलचल पर है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। तो हरिद्वार में नगर निकाय चुनाव के दावेदारों के चयन करने के लिए बीजेपी रायशुमारी कर रही है और बीजेपी पर्यवेक्षक मीटिंग के जरिए टिकट के दावेदारों के साथ बातचीत करके नब्ज टटोल रहे हैं। हर वार्ड के लिए 3 नाम का एक पैनल तैयार किया जाएगा, जिसमें से एक पार्टी कार्यकर्ता को टिकट देकर चुनाव लड़ाया जाएगा। तो वहीं हरिद्वार नगर निगम मेयर सीट महिला ओबीसी आरक्षित हो जाने के चलते पार्टी नेताओं को प्रत्याशी का चयन करने में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। सभी कार्यकर्ता आपके सामने कार्यालय में हैं, सभी लोग, और अंदर पर्यवेक्षक दल है वो रायशुमारी कर रहा है और पैनल बन के यहाँ से जाएगा और हाईकमान के द्वारा, क्योंकि उनके अपना आंतरिक सर्वे भी है और सारी व्यवस्थाएं हैं, जो मानकों का पालन करते हुए जो भी उस पर खरा उतरेगा प्रत्याशी का चयन होगा। हरिद्वार में प्रशासन की रोक के बावजूद जूना अखाड़े में धर्म संसद का आयोजन हुआ, लेकिन धर्म संसद में साधु संत और उनके अनुयायी सीमित संख्या में इकट्ठा हुए। इस दौरान भड़काऊ भाषण हुए और गैर हिंदुओं के खिलाफ आपत्तिजनक बातें कही गई। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद की ओर से 19, 20 और 21 दिसंबर को धर्म संसद के आयोजन का ऐलान किया गया है। अब उसी के मद्देनजर ये धर्म संसद हुई थी। प्रशासन की ओर से अनुमति न दिए जाने के चलते बृहस्पतिवार को आयोजन से पहले ही टेंट उखाड़ दिए गए थे। बावजूद इसके धर्म संसद का आयोजन हुआ। पुलिस का कहना है कि अगर हेट स्पीच पाई तो कार्रवाई की जाएगी। हिंदुओं का टारगेट है ईश्वर को पाना, युद्ध करके धर्म स्थापना करके ईश्वर को पाना कर्मयोग के साथ, और मुसलमानों का टारगेट है के साथ में करना। बिल्कुल सही, हमारे युद्ध में और उनके युद्ध में समानता नहीं है, कहीं पे भी हमें ईश्वर चाहिए। अगर हम पे जितना भी अत्याचार होता है, हम पे अत्याचार सुप्रीम कोर्ट करता है, हाई कोर्ट करता है, प्रशासन करता है, पुलिस करती है, इनके तो कभी हिम्मत सामने आने की नहीं होती। डासना देवी मंदिर पर जब हमला किया था ना, तो पुलिस आतंकवादियों को बचा रही थी,
हमें ज़रूरत नहीं थी बचाने की किसी की, और माँ और महादेव की कृपा है। ये तो हम हर तरह सक्षम है, कोई दिक्कत नहीं है, जवाब दे सकते हैं हर तरह से, लेकिन सारा सिस्टम बीच में खड़ा हुआ है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के मंदिर मस्जिद विवाद वाले बयान पर अपना रिएक्शन दिया है और बयान से असहमति जताई है। महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में देश का हिंदुत्व काल चल रहा है। अगर हिंदू अब नहीं जगेगा तो कभी नहीं जगेगा। उन्होंने कहा कि मुगल कालीन शासन में सभी मंदिरों को मस्जिद बनाया गया था। ये सही समय है कि सभी मंदिरों को उनके स्वरूप में वापस लाया जाए। अभी उचित समय है। अभी जो हमारा हिंदुत्व काल है, मोदी काल है, जब तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी है, मैं समझता हूँ हम सब सनातनियों को एक होकर के जितने हमारे मंदिर मस्जिदें बनी हुई है उन पे कार्रवाई करनी चाहिए। जैसे राम मंदिर का मुद्दा था, काशी का मुद्दा है, हमारा मथुरा का मुद्दा है, संभल में आपने देखा होगा, जहाँ भी आप जाएंगे जितने मंदिर थे वहाँ मस्जिदें बनाई गई है। हम स्वयं एक संत है, हम पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं, जब जगह जगह हम जाते हैं हमने खुद देखा जो मस्जिद है, मस्जिद का आकार मंदिर जैसा है। भाई अगर हम अब नहीं बोलेंगे फिर कब बोलेंगे। उधर हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में मदरसों की जांच की बात एक बार फिर से दोहराई। सीएम धामी ने कहा है कि गृह विभाग और अल्पसंख्यक विभाग को प्रदेश में चल रहे सभी मदरसों की जांच के लिए निर्देश दिए गए हैं। मदरसों के रिकॉर्ड, उनमें पढ़ने वाले छात्रों और संचालकों के रिकॉर्ड की जांच की जाएगी और अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध हैं, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उधर उत्तराखंड में मज़ारों के बाद अब अवैध मदरसों पर एक्शन की तैयारी है। बीजेपी इसे राष्ट्र विरोधी सोच के खिलाफ बड़ा कदम बता रही है। जहां कट्टर सोच पनपती है वहीं कांग्रेस इसे खास समुदाय के खिलाफ बीजेपी का सोचा समझा एक्शन बता रही है। रिपोर्ट देखिए। देवभूमि में चलने वाले अवैध मदरसों पर अब चाबुक चलेगा। मदरसा किसका है ये पहचान अब पुलिस को बतानी होगी। वहीं पड़ताल में गड़बड़ मिलने पर मदरसे पर एक्शन होगा। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक एक मदरसे को चेक करने का आदेश पुलिस के आला अफसरों को दिया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के तहत करीब 400 मदरसे रजिस्टर्ड हैं, जबकि मदरसों की संख्या 1000 के आसपास है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन मुफ्ती शमून कासमी के मुताबिक मदरसे कट्टरता और जिहादी बनाने के लिए नहीं है, इसलिए एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देने का काम सरकार कर रही है और पूरे देश में कट्टरता के खिलाफ ये संदेश देवभूमि से जाएगा, तभी मदरसों में संस्कृत पढ़ाने का काम उत्तराखंड में हो रहा है। तमाम कट्टरता का और जिहाद का इसका कोई मतलब ही नहीं बनता है और ये असल में पिछले जो 60 सालों में इन्हें वोट बैंक की धारणा से देखा गया है, ये उसकी देन है। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम उन्हें मेन स्ट्रीम से जोड़ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है कि जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर, वो धारणा इसी राज्य से पूरी होगी और उनका सपना साकार यहाँ से होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बयान के बाद मदरसे सियासी मुद्दा बन चुके हैं, तो बीजेपी और कांग्रेस इस पर बटे हुए हैं। बीजेपी मदरसों को देश विरोधी सोच का अड्डा बता रही है, तो कांग्रेस एक खास समुदाय के खिलाफ बीजेपी का खास एजेंडा। मदरसों की आड़ में जो हमारे देश के प्रति राष्ट्र विरोधी भावना वहां पर पाई जाती है, इसके लिए इसका होना बहुत जरूरी है और उसके लिए मैं धामी जी का आभार व्यक्त करता हूँ। भारत का संविधान सबको समानता का अधिकार देता है। जो भी जांच करनी हो किसी वर्ग विशेष की ना करा के, जहां भी गलत लोग हैं उनकी जांच की जाए, जो गलत है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।
एक वर्ग विशेष को टारगेट करके जांच करना जो है, एक तरफ तो सरकार ने मान्यताएं दे रखी हैं स्वयं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं हम जांच करेंगे। आपके पास ऑलरेडी जब उनकी मान्यता है, आपके उनकी सूची है, उसको देखिए क्या गलत है उसमें। उत्तराखंड में पहला एक्शन अवैध मजारों के खिलाफ हुआ, जहां मजारों के नाम पर सरकारी जमीन कब्जाई गई। वहीं अब अगला टारगेट वो मदरसे हैं जहां तालीम के नाम पर भटकाने का काम हो रहा है। रामनगर से गोविंद पाटनी के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मदरसों की जांच के आदेश दिए तो इससे एक बार फिर से उत्तराखंड की बदलती हुई डेमोग्राफी को लेकर बहस शुरू हो गई है। दरअसल मठ और मंदिरों की भूमि देवभूमि उत्तराखंड में सिर्फ मठ मंदिर ही नहीं है, बल्कि यहाँ पर 5000 से ज्यादा संख्या में मजार, मस्जिद, मदरसे, कब्रिस्तान भी संचालित हो रहे हैं। इसी पर रिपोर्ट देखिए। देवभूमि उत्तराखंड और उसमें भी हरिद्वार को तीर्थ नगरी माना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि गंगा की इस नगरी में 386 कब्रिस्तान भी हैं? क्या आपको पता है कि हरिद्वार में 322 मस्जिद, 58 दरगाह और 25 मदरसे भी संचालित हो रहे हैं? अगर नहीं तो आप उत्तराखंड वक्फ बोर्ड का रिकॉर्ड देख लीजिए। इस वक्फ बोर्ड के पास अपने गठन के वक्त 2003 में जहां 2100 के करीब संपत्तियां थी, तो वो बढ़कर अब 5000 के पार पहुंच गई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 1891 संपत्तियां धर्मनगरी हरिद्वार में हैं। हालांकि वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ऐसा नहीं मानते। एक नजर वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर डालें तो देहरादून में 1680 मस्जिद, दरगाह, मजार, कब्रिस्तान, मदरसे, ईदगाह जैसी संपत्तियां हैं। यूएस नगर में 885, तो नैनीताल में 407, पौड़ी में 120, टिहरी में 17, अल्मोड़ा में 92, बागेश्वर में 13 और पिथौरागढ़ में भी 13 संपत्तियां हैं। पूरे उत्तराखंड में 800 से ज्यादा मदरसे संचालित हो रहे हैं, लेकिन रजिस्टर्ड सिर्फ 416 ही हैं। गलत फहमियां हैं, शायद सही से जानकारी लोगों के पास नहीं है, जो इस बात को कह रहे हैं कि वक्फ की संपत्तियां डबल हो गई हैं। वक्फ की संपत्तियां पहले भी 2190 के करीब थी, आज भी वही हैं। उन वक्फ जो वक्फ नंबर हैं, उनके अंदर संपत्तियों की संख्या लगभग 5000 है। राज्य बाल अधिकार आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना का कहना है कि ये देवभूमि की डेमोग्राफी को बदलने का एक षड्यंत्र है। उनका कहना है कि एक पैटर्न में उत्तराखंड में मदरसे, मजार और मस्जिदों का निर्माण हो रहा है। उन्होंने अनरजिस्टर्ड मदरसों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यहाँ न सिर्फ बच्चों का शोषण किया जा रहा है, बल्कि इनकी आड़ में प्रॉपर्टी भी कब्जाई जा रही है। हरिद्वार धर्म नगरी है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में अगर आप देखें, देहरादून शहर में देखें, तो मदरसों की जो संख्या है वो अप्रत्याशित वृद्धि है। और मज़ार भी जहाँ जहाँ बन रहे हैं उसमें एक पैटर्न है, जगह का, हाईवे को घेरना है या इम्पोर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स का है। और जितने भी ये मदरसे हैं, ज़्यादातर मदरसे अनरजिस्टर्ड हैं, पहली बात। दूसरी बात कि इन मदरसों के जो अपने नॉर्म्स हैं धर्म के हिसाब से, इस्लाम के हिसाब से, वो ये नॉर्म्स पूरे नहीं करते हैं। पिछले कुछ सालों में देवभूमि में तेजी के साथ मस्जिद, मदरसे, मजार का जाल फैला है और इनके पीछे पीछे बाहरी मुसलमानों की घुसपैठ भी बढ़ी है। और इसका उदाहरण 2011 के जनसंख्या के आंकड़े हैं। आंकड़े बताते हैं कि उत्तराखंड में मुस्लिम आबादी तब 14% के आसपास थी, जो अब देहरादून, यूएस नगर, हरिद्वार और नैनीताल जैसे जिलों में बढ़कर 30% से ऊपर जा चुकी है, जिसे देवभूमि की डेमोग्राफी के लिए एक बड़े चैलेंज के रूप में देखा जा रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, जहां पर फॉरेस्ट स्टेटस रिपोर्ट आज जारी होगी। देश के जंगलों के बारे में रिपोर्ट जारी होगी। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट तैयार की है। केंद्रीय वन मंत्री भूपेंद्र यादव रिपोर्ट जारी करेंगे। FRI में एक कार्यक्रम होगा।